पे लगा रहा हूँ ताकि आपको, अगर आप में से कोई नेटवर्क इशू की वजह से मुकम्मल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता, या वो लोग जो हमारे सेशन का हिस्सा बनना चाह रहे थे आज के फ्री डेमो सेशन का, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। नईमुल्ला फ़ारूकी, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बखर। 7 साल मेरा एजुकेशन की फील्ड में बतौर एओ एक्सपीरियंस है। जोन ऑफ एजुकेशन बुक्स हैं हमारी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इस वक्त 4th और 5th एडिशन 4th ऑब्जेक्टिव का चल रहा है, 5th सब्जेक्टिव का। आपने यकीनन उनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। यूट्यूब चैनल है मेरा जोन ऑफ एजुकेशन के नाम से, और ये हमारा 19वां बैच है ऑनलाइन। अभी रिसेंटली सिंध के अंदर, पिछली सारी हम बहस में नहीं पढ़ेंगे, अभी रिसेंट एक रिज़ल्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि आप की अकेडमी से कोई कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिंध में हेडमिस्ट्रेस के जो है वो फाइनल लिस्ट आई है कोई 2 वीक्स पहले, 3 वीक्स, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो हेडमिस्ट्रेस की थी 33 हमारी अकेडमी से अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स फाइनल रिकमेंड हुई हैं। लेक्चर नंबर 1 है जी। आप लोगों का तारुफ हम लाइव सेशन में नहीं कर सकते, फिर जो हमारा रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आपसे आपको टाइम देंगे। तो 100+ स्टूडेंट हैं इस वक्त, 115 ने अभी ज्वाइन कर लिया, हमें 116 हो गए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से तारुफ होता रहेगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर ग्रेड 17 की प्रिपरेशन का आज हमारा जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी का फर्स्ट लेक्चर है। तो जैसे मैं बताया कि इसकी रिकॉर्डिंग तो हम कर रहे हैं, हम शॉर्ट साइज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस सीट का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलोकेशन कहाँ पे होगी और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्विकली इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर की वो पहली मरतबा सीट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, ये वाली पहले होती थी बट थोड़ी होती थी, 15, 20, 25 इस तरह से। कैंट एंड गैरिजोन में सेकेंडरी स्कूल टीचर ग्रेड 17 फीमेल की इतनी तादाद में पहली मरतबा सीट्स अनाउंस हुई हैं। और अब इसमें अगर हम प्रोविंस वाइज देखें तो पंजाब में जो इसके लिए कोटा फिक्स किया गया पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए, वो 51 सीट्स हैं पंजाब के लिए। सिंध रूरल के लिए 11, अर्बन के लिए 8, और केपी 11, बलोचिस्तान 6, एक्स फाटा फाना के लिए जो है वो 3, और एजेके के लिए 3, और जीबी के लिए 1 सीट। प्लेस ऑफ पोस्ट में पोस्टिंग इसकी जहाँ जहाँ पे आर्मी एयरफोर्स नेवी के ये जो स्कूल हैं कैंट एंड गैरिजन के, वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई है तो हो सकती है, अदरवाइज वहाँ होगी जहाँ पे कैंट्स के स्कूल हैं ये वाले, ठीक है। अब एज लिमिट इसके लिए मिनिमम एज 22 साल है और मैक्सिमम 35 है, मैक्सिमम 35 है। अब अगर एक सरकारी मुलाजमा कोई फीमेल जो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रही है, उसकी एज 37, 38, 39, तो वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई इसमें सेंक्शन नहीं उन्होंने लगाई कि जी इस सब्जेक्ट में हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री है बट एटलीस्ट उसकी आपके पास 2nd डिवीज़न हो, ठीक है। तो मास्टर डिग्री और उसके साथ बीएड का रिज़ल्ट डिक्लेयर होना लाजमी। किसी का लास्ट सेमेस्टर है, पेपर हो गए, रिज़ल्ट नहीं है, या 22 तक आ सकता है तो एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट दे लें बेशक, बट आप उसमें जो है वो मेरिट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर किसी के पास सिर्फ एमए एजुकेशन की डिग्री है वो भी एलिजिबल है। एमए एलिमेंट्री जो है वो इसको क्या कहते हैं, ईपीएम, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, एमए ईपीएम के अंदर डिग्री है या एमए एजुकेशन है। अब वो जिनके पास एमएड की डिग्री है वो भी एलिजिबल है, जिनके पास बीएस एजुकेशन है वो भी एलिजिबल है, जिनके पास बीएस एड है 4 ईयर वो भी एलिजिबल है। तो मतलब जो मास्टर इन एजुकेशन आपके पास है तो आपको फिर बीएड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एमए की डिग्री आपके पास या बीएस एजुकेशन है तो। लेकिन अगर किसी भी और सब्जेक्ट में आपका मास्टर है तो आपके पास बीएड की डिग्री होना लाजमी है। अब वो स्टूडेंट जिनकी बीएड कंप्लीट हो गई बट रिज़ल्ट नहीं आया तो वो एलिजिबल नहीं है, अगर 22 से पहले रिज़ल्ट नहीं आता तो, ठीक है जी।
तो ये इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 22/7 है। 300 रुपये इसकी चालान फ़ीस है, और पहले आप चालान जमा करवाते हैं, उसके बाद जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट को ग्रुप में, आप लोग भी ऑलमोस्ट मोर देन 80% थे ऐड उस वक्त जब मैंने एक टेक्स्ट किया था 2 दिन पहले कि आप लोग जो है वो वेट करें 2 से 4 दिन, अभी अप्लाई ना करें। उसकी रीज़न मैंने बताई थी कि चूँकि हम ऑनलाइन से इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास बाद में स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। हम आप लोगों को जो हमें ज्वाइन करेंगे, इंटरव्यू सेशन हमारे वैसे भी फ्री होते हैं, बिल्कुल हमने कभी उसको कुछ भी चार्ज नहीं किया। तो फिर ये होता है कि जो लोग स्टार्ट में अप्लाई कर देते हैं शुरू के डेज़ में, तो फिर होता यूँ है कि एफपीएससी जो है वो रोल नंबर वाइज कॉल करती है, तो आपको इंटरव्यू के लिए, तो आपका इंटरव्यू भी स्टार्ट में आ जाता है। तो वो लोग जो, हमें पैनल का नहीं पता होता कि पैनल किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है। यूजुअली होता यह है कि एक पैनल एक ही लाइन पे चलता है थ्रू आउट द इंटरव्यूज़, वो पूरे के पूरे जो कैंडिडेट हैं सबसे उससे मिलते जुलते सवाल, तो हमें आइडिया हो जाता है। हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि भाई ये चीज़ें अपनी थोड़ा इन पे ग्रिप आप जो है ना वो मजबूत करें, अपनी इन चीज़ों को फोकस करें ज़्यादा। तो आपसे भी यही मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है वो फ़ीस पे कर दें अभी, बट जो है वो 15 तारीख के बाद इस पर अप्लाई कीजिएगा, और 19 से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा साइट पे। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। 2018 में सेम सीट फीमेल की अनाउंस हुई थी और उसका सिलेबस यही था। याद रखिएगा ये जनरल सीट है। इसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि जी मेरा केमिस्ट्री में है तो मैं केमिस्ट्री में 80%। इसके 2 पार्ट्स हैं सिलेबस के। पार्ट 1 इंग्लिश है जिसमें ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। मैंने एक पास पेपर यही 2018 में, ये फिर टेस्ट भी हुआ था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, दोबारा भी मैं कर दूंगा ताकि जो लोग लेट हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है ग्रुप को, तो उनको ये मिल जाए। बस इसमें से इसको चेक कर लें, इंग्लिश का पोर्शन भी और पैडागोजी का भी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ग्रामर, यूजेज, इन दोनों में से 20 नंबर के एमसीक्यूज आपके आएंगे। बहुत सिंपल से होते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, आप एक दफ़ा देख लेंगे, पास पेपर आपसे शेयर हम करेंगे। अच्छा, इसका पार्ट बी जो है वो 80 मार्क्स का पैडागोजी का होता है, बीएड कोर्स। अब इसमें वो सारे का सारा कोर्स है आपका जो बीएड एमएड में पढ़ाया जाता है। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री और फिलोसफी, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग, मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, रिसर्च टेक्निक्स, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हम इंशाल्लाह ये सारी का सारा कोर्स आपको कवर कराएंगे। स्टार्ट हम करते हैं जी। आवाज़ और स्लाइड क्लियर है सबको? कोई इशू तो नहीं है किसी को? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। ओके जी। एजुकेशन, जी जी क्लियर है। माइक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने ऑफ रखिए। फैमिली टाइम है, ऑब्वियस सी बात है, और सारी की सारी फीमेल हैं 95% ऑलमोस्ट, तो प्लीज़ अपने माइक्स जो है वो ऑफ रखेंगे। मुझे क्वेश्चन मैं एंड पे लूँगा, जितने भी आपके सवाल है ना। सर अभी जरूरी है। हाँ जी, पूछें। सर एक मिनट सर, आपने कहा कि एमएड वाला जो है वो भी एलिजिबल है और एमए एजुकेशन में वो भी एलिजिबल है। मेरा सवाल ये है कि जो एमएड स्पेशल एजुकेशन में वो नहीं है एलिजिबल है, और eligible। जिनकी स्पेशल नहीं है, स्पेशल एजुकेशन वाला एलिजिबल नहीं है। यस, ही इज नॉट एलिजिबल, शी इज नॉट एलिजिबल। एजुकेशन, एजुकेशन हम ये जो है ना आज का इंट्रोडक्टरी, प्लीज क्वेश्चन सर आपके ना मैं एंड पे लूँगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक को एलेबोरेट कर लूँ कुछ। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ये ज़रूरी था, तो ये एंड पे इंशाल्लाह ताला सारे ज़रूरी सवाल मैं आपके उनका आंसर करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करें, क्योंकि स्टार्ट में हम क्वेश्चंस पे चले जाते हैं तो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, अपना मेथड आपके साथ शेयर करना है, वो शायद फिर प्रॉपर वे में नहीं हो सकेगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो क्वेश्चन आप सब एंड पे कर लेंगे। हाँ, टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो करें। मिसाल के तौर पर एजुकेशन की डेफिनेशन की नहीं समझ आती तो आप फ़ौरन ही मुझे रोक के पूछेंगे ये कैसे है। इससे हट के ये जो बाकी क्वेश्चन है ना, वो इंशाल्लाह जनरल क्वेश्चन वो एंड पे हम देखते हैं। एजुकेशन बेसिकली एक लैटिन वर्ड है एजुकर और एजुकेट, ये क्राफ्ट की रिसर्च है 1984 के अंदर। उसने कहा कि एजुकेशन का जो ओरिजिन है, हमारा जो एजुकेशन पैडागोजी का ये जितना भी हमने आवाज बहुत कट रही है। आप ना एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। तो ये जो पार्ट है ना सारा, इसमें टोटल हमारे पास 34 वर्ड्स ऐसे हैं
जिनका लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है, 4 लैंग्वेज। तो वो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनमें से आपका 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, कंफर्म आने हैं। तो स्टार्ट में ये सवाल कई दफ़ा आ चुके हैं पेपर में, एजुकेयर और एजुकर, इनके मीनिंग और एजुकेशन किस लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है। तो एजुकेशन बेसिकली एजुकर और एजुकेयर ये 2 वर्ड्स मिलते हैं हमें हिस्ट्री के अंदर, इनसे डिराइव किया गया, ठीक है। लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का। एजुकर का मतलब होता है ड्रा आउट, ब्रिंग आउट, लीड। क्या मतलब होता है? ड्रा आउट, ब्रिंग आउट या लीड। तो ये सुकरात ने एक डेफिनेशन दी थी एजुकेशन की, मैं दोबारा वापस जाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सुकरात ने कहा था कि हर इंसान के जहन के अंदर कुछ जो वैलिडिटी से मुराद एक्यूरेसी, स्किल्स, महारतें ये मौजूद होती हैं, बट लेटेंट, हिडन होती हैं, छुपी हुई होती हैं। तो उनको बाहर निकालने का नाम एजुकेशन है। ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं और इन अच्छाइयों को बाहर निकालने का नाम एजुकेशन है। तो एजुकेशन की जो हम डेरिवेशन देखते हैं ना, तो इसमें वर्ड एजुकर हमें यही बता रहा है, ठीक है। ब्रिंग आउट, लीड, ड्रा आउट, वो जो छुपी हुई चीज़ें, सलाहियतें होती हैं इंसान के अंदर, उनको बाहर निकालने का नाम एजुकेशन है। दूसरा वर्ड है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप, ठीक है। ड्रा आउट, ब्रिंग आउट, बाहर निकालना, किसी छुपी हुई चीज़ को, किसी हिडन पोटेंशियल को, सलाहियतों को निखारना। और एजुकेयर इसका मतलब ब्रिंग अप, एक सलाहियत मौजूद है उसको मज़ीद पॉलिश करना, ठीक है, उसको मज़ीद बेहतर करना, ब्रिंग अप। तो एजुकर और एजुकेयर ये 2 वर्ड्स हैं जिनसे वर्ड एजुकेशन डिराइव किया गया। एक टर्म होती है एजुकोलॉजी, स्टडी ऑफ एजुकेशन। हम कहते हैं ना कि बायोलॉजी, बायो कहते हैं ज़िंदगी को, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, स्टडी ऑफ मैटर इज़ नोन एज फिजिक्स। इसी तरह एजुकोलॉजी है, एजुकेशन से कॉलोजी, स्टडी। तो एजुकोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ एजुकेशन। ये जितने भी हमने अभी एरिया सिलेबस में पढ़े हैं, ये एजुकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं, एरियाज हैं, ठीक है, सब एरियाज होते हैं। तो इनका मुताला, एजुकेशन का मुताला क्या कहलाता है? एजुकोलॉजी कहलाता है। और एजुकेटम किसको कहते हैं? आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग की जो आर्ट है इसको क्या कहा जाता है? एजुकेटम कहा जाता है। अब हम एजुकेशन की डेफिनेशन जो बहुत वेल नाउन है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से मुराद यूनेस्को के 194 इस वक्त मेंबर कंट्रीज़ हैं, 194 मेंबर ममालिक हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ का एक इदारा है, तो इसके 194 कंट्रीज़ हैं, उन सब में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, इस डेफिनेशन को, एजुकेशन की ये डेफिनेशन एक्सेप्ट की जाती है। अब इसमें कहा जाता है कि नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, इन चीज़ों को सीखने का नाम, हासिल करने का नाम एजुकेशन है। नॉलेज किसी चीज़ का इल्म, ठीक है, स्टार का इल्म, प्लैनेट का इल्म, पानी की खसूसियात, ये एक इल्म है। स्किल, आपने कोई काम करना कैसे है, कार का एक मैकेनिक है, वो गाड़ी का काम सीख रहा है, स्किल है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या है? टीचिंग स्किल है, ठीक है। वैल्यूज़ अकदार को कहते हैं, सच, झूठ, गलत, सही, ठीक है। ऑनेस्टी, काइंडनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम सीखते हैं ताकि सोसाइटी में हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। बिलीव्स ये हमारे अकायद होते हैं, एंड हैबिट्स हमारी आदत होती हैं, रूटीन एक्टिविटीज़। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, इन चीज़ों को एक्वायर करने का नाम एजुकेशन है, ठीक है। नॉलेज क्या है? आप कितना किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। स्किल्स, आप किसी काम को कर कितना बेहतर वे में सकते हैं, नहीं कर सकते, आपने सीख लिया तो आप एजुकेटेड हो गए। वैल्यूज़, देखिए मैंने बताया कि ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, तो ये चीज़ें हम सीखते हैं स्कूल, सोसाइटी, पेरेंट्स से, तो ये वैल्यूज़ अकदार। बिलीव्स, ये जो हमारे जो अल्लाह ताला की ज़ात पे हमारा यकीन है, आखरत पे, कब्र, हशर, इन चीज़ों पे, ये हमारे बिलीव्स हैं। और हैबिट्स क्या हैं? जो हम रेगुलरली, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारी हैबिट्स होते हैं।
तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स इज नाउन एज एजुकेशन। ये किसने डेफिनेशन दी है? यूनेस्को। यहाँ लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SDG 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी टेस्ट और इंटरव्यू में आप जाएंगे आपको इससे रेलिवेंट लाजमी कोई ना कोई सवाल मिलेगा। इसकी बड़ी एक मज़ेदार और दिलचस्प सी हिस्ट्री है, उसको हम देखते हैं। 164 सॉरी 2000 की बात है, 2000 सन 2000। तो अक़वाम मुत्तहिदा के टोटल UNO के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पाकिस्तान समेत टोटल 164 ममालिक थे। तो इन 164 ममालिक ने एक कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने 8 गोल सेलेक्ट किए। कितने गोल? 8 गोल सेलेक्ट किए और उनका नाम इन्होंने रखा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। किस साल ये कर रहे हैं? 2000 में सेनेगाल में। अच्छा, फिर 8 गोल्स का नाम रखा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब मिलेनियम कहते हैं 1000 साल मंसूबे को, 1000 ईयर प्लान, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 8 गोल रखे और उनका नाम MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रखा। और इन्होंने कहा कि 2015 में जाके, यानी 15 ईयर का टारगेट रखा कि 2015 में जाके ये इन सारे गोल्स को क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे, ठीक है। टारगेट क्या था? किस साल मीटिंग हुई? 2000 के अंदर, डाकार सेनेगाल में, ठीक है। अच्छा, कौन से साल में इन टारगेट्स को अचीव करना है? 2015, ठीक है। और इन गोल्स का नाम क्या रखा गया? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हम 8 गोल्स को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक गोल की बात करेंगे जो एजुकेशन से रेलिवेंट था, ठीक है। तो वो था गोल 2 और इसका टाइटल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। वर्ड यूनिवर्सल देखें ना, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आपने पढ़ा होगा, हर जगह मौजूद है। जो चीज़ कॉमन होती है ना उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। हर एक के पास थोड़ी या ज़्यादा पाई जाए उसको यूनिवर्सल बोला जाता है। तो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि ये 164 ममालिक 2015 तक अपने हर प्राइमरी एज के बच्चे को स्कूल में दाखिल करेंगे, यानी प्राइमरी एजुकेशन को अपने ममालिक में यूनिवर्सल कर देंगे। तो ये था MDG 2, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 2000 में मीटिंग हुई, 164 ममालिक शरीक थे, ठीक है। टारगेट ये रखा गया 2015। गोल्स का नाम था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और टोटल गोल 8 थे और जो एजुकेशन से रेलिवेंट था वो था MDG 2 जिसका टाइटल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अब टारगेट था 2015 में हमने अचीव करना है। क्या हुआ? 2014 में एक रिव्यू मीटिंग की जाती है, देखा जाता है कि ये जो हमने 8 गोल बनाए थे वो क्या अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। तो फिर रिवाइज किया जाता है इन गोल्स को, नहीं भाई टारगेट अचीव नहीं हो रहे। इस वक्त 2015 के अंदर ये 14 में रिव्यू हुआ, तो रिव्यू में प्रोग्रेस अच्छी नज़र ना आई। तो फिर एक साल बाद 2015 में दोबारा क्या हुआ कि दोबारा मीटिंग होती है 2015 के अंदर ही, ठीक है। तो अब इस 2015 की मीटिंग में ये पेरिस फ्रांस में होती है, ठीक है, यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। इसको पहली कॉन्फ्रेंस का नाम था वर्ल्ड एजुकेशन फोरम और दूसरी का नाम था जो 2015 में हो रही है यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस पेरिस फ्रांस, 3 से 18 नवंबर 2015 में। अब इसमें क्या किया गया कि दोबारा इन गोल को डिजाइन किया गया। पहले कितने थे? 1 से 8 तक। अब कितने बनाए गए? 1 से 17। तो पहले कितने थे? 8। 2015 में कितने बनाए गए? 17, ठीक है। पहले गोल्स का नाम क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब क्या रखा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले कौन सा गोल एजुकेशन से रिलेटेड था? 2। अब कौन सा रिलेटेड हो गया? क्वालिटी एजुकेशन गोल नंबर 4। उसका टाइटल क्या था? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इसका क्या है? क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अच्छा, इसमें जो है वो और क्या बात रहेगी? टाइटल आ गया, हाँ जी। अच्छा हाँ, इसका टारगेट ईयर था 2015, इसका टारगेट ईयर कौन सा है? 2030। ये अचीव हो रहा है। आपको जो भी पाकिस्तान का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एजुकेशन से रिलेटेड मिलेगा ना, एजुकेशन से, उसमें हर जगह पे SDG 4 मौजूद होगा। ये SDG 4 की कहानी है सारी, ठीक है। होपफुली समझ आ गई, कोई पेपर में भी आता है। अब पाकिस्तान का टारगेट क्या है भाई? 2030 तक 100% लिटरेसी। लिटरेसी कहते हैं एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्रीहेंड अ गिवन टेक्स्ट,
इन अ वन लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज में लिखी हुई तहरीर को पढ़ सकना, लिख सकना और उसको समझ सकना लिटरेसी कहलाता है। अब ये 5वीं तक की तालीम हमारी लिटरेसी के अंदर आती है कि भी बच्चा लिटरेट हो जाता है अगर वो 5 पढ़ ले। तो क्या हो गया भाई, अब ये जो टारगेट है हमारा कितना है लिटरेसी रेट का, अभी मौजूदा आज की डेट का पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है 62.8%। हमने 2030 तक कितना करना है, 100%। इस गोल के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के तहत। अब इसका तो मैंने बताया था आपको कि मिलीनियम का मतलब 1000 ईयर होता है, तो सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है। सस्टेनेबल का मतलब समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके घर में ना पानी की कोई टब पड़ा या बोतल पड़ी है फ्रिज में पानी की, तो एक ही बोतल ठंडी पड़ी है, ठीक है। तो आप आते हैं बाहर से और प्यास लगी हुई है, तो आप 2 गिलास उसमें ले लेते हैं, आप उस बोतल को वहीं बाहर ही रख देते हैं, अंदर फ्रिज में नहीं रखते। आपको पता है कि जी सिबलिंग में से किसी बहन भाई ने आना है अभी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आना है अभी, आप उस बोतल को बाहर ही रख देते हैं, ठीक। एक ये आपका एक्शन है, और एक ये है कि आप उसको वापस फ्रिज में, ताकि वो मेरा बहन भाई आए वो भी इसको पी ले, ठीक है, उसके लिए भी ठंडा पानी मुयसर हो। इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, अपनी ज़रूरत को पूरा करके दूसरे की ज़रूरत को कंप्रोमाइज़ ना करना। सस्टेनेबिलिटी ये है कि जितने भी दस्तियाब रिसोर्सेज इस प्लानट पे हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनको अपने लिए यूज़ करें जहाँ तक उनकी ज़रूरत है, बट उनको ज़ाया ना करें फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए उनको बर्बाद ना करें, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नाउन एज सस्टेनेबिलिटी। तो ये जी कहानी थी SDG 4 की, होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज जी, एनी क्वेश्चन। ओके जी, आगे चलें। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके चलें आगे चलते हैं। सर इसमें आपने ममालिक की, सर आपने इसमें कंट्री मेंबर्स की तादाद नहीं बताई शायद। 193, चले मैं भूल जाऊंगा। 164 जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, और यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में 194, इधर 164 और इधर 193, 164 193। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक जनरल डेफिनेशन एजुकेशन की, ये तो हमने वो देख ली यूनेस्को वाली, तो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब जनरल डेफिनेशन एजुकेशन की देख लेते हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन is a process of holistic development of individual by acquiring knowledge, skills, values, beliefs and habits through formal, informal, non-formal or virtual means. एजुकेशन क्या है? एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें वो नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सारी चीज़ें हासिल करता है ताकि उसकी पर्सनैलिटी एक बैलेंस पर्सनैलिटी बने, एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी के अंदर। तो ये एजुकेशन, ये नॉलेज, स्किल वो कहाँ कहाँ से हासिल करता है या कर सकता है? फॉर्मल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इनफॉर्मल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सॉरी फैमिली से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, इंटरनेट से, टीवी से। नॉन फॉर्मल, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। वर्चुअल, इंटरनेट से या वर्चुअल यूनिवर्सिटी जैसे होगी किसी ऑनलाइन फोरम से। तो इन मुख्तलिफ सोर्सेज से जो नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, हैबिट्स एक शख्स हासिल करता है, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी, वो पढ़ा लिखा है, बड़ा सुलझा हुआ है, उसके अंदर सारे गट्स हैं, उसके अंदर सारी सलाहियतें हैं, इसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें उसने मुख्तलिफ जगहों से हासिल की, तो ये उसकी ओवरऑल क्या कहलाती है? एजुकेशन कहलाती है। तो इसमें हमने फोकस किस चीज़ के ऊपर किया? एमिंग एट मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशन का एम क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। एक बच्चा झूठ बोलते हैं, आपने उसको प्रॉपर उसको नॉलेज डिलीवर किया, उसको समझाया एग्जाम्पल के साथ, अब उसने जो है वो झूठ बोलना छोड़ दिया, तो मॉडिफिकेशन आ गई, ठीक है। अ प्रोसेस एमिंग एट मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इनको आप यकीनन जानते होंगे या नाम सुना होगा, सुकरात, अफलातून, अरस्तु और सिकंदर आजम। ये ग्रीस, यूनान का एक शहर था एथेन, ये उसमें पैदा हुए तीनों, ठीक है। तो ये था सोक्रेटिस, सुकरात, इसका स्टूडेंट था प्लेटो। ये सोक्रेटिस, फिर प्लेटो, फिर अरिस्टोटल और फिर ये अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये इनका राइट सीक्वेंस है और पेपर में भी आता है अक्सर कि कौन किसका स्टूडेंट था और कौन
किसका टीचर था। प्लेटो का टीचर अगर पूछा जाए सोक्रेटिस होगा, ठीक है। प्लेटो का स्टूडेंट पूछा जाएगा अरिस्टोटल होगा, अरिस्टोटल का टीचर कौन होगा, प्लेटो, ठीक है। अरिस्टोटल का स्टूडेंट कौन होगा, अलेक्जेंडर। ये इनका सीक्वेंस है, ये बहुत वेल नोन है, आपको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। ये जो स्कूल जो जितने भी स्टार्ट हुए, सबसे पहला स्कूल इस बंदे ने बनाया था सोक्रेटिस ने एथेंस शहर के अंदर, और उसका नाम था मेगारियन। फिर इसके स्टूडेंट प्लेटो ने स्कूल बनाया जिसका नाम था एकेडमी, ठीक है। तो एकेडमी, ये जितनी हम नाम सुनते हैं ना एकेडमीज के, ये सारे का सारे एकेडमीज के नाम यहाँ से इसकी स्कूल के नाम से डिराइव्ड है। फिर उसके बाद आता है अरिस्टोटल, इसने भी एक स्कूल बनाया था जिसका नाम था लाइसियम। हम इसलिए इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन ये जो है तो इसकी बुनियाद इन लोगों ने रखी थी, ठीक है। तो इसके स्कूल का नाम क्या था, लाइसियम, और इसको तो आप जानते हैं आधी दुनिया इसने फतह की थी। तो हम आगे जाके हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे कि ये इन तीनों से डिफरेंट क्यों था, ठीक है। अच्छा, अब सुकरात ने क्या कहा, जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये बंदा कौन है, कोई जानता है इसे? जी प्लीज। सर अब्दुल सत्तार ईदी। जी अच्छा, यहाँ पे ना अजान हो रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा, अजान का एहतराम ज़रूरी है हमारे लिए, प्लीज़। जी हम बात कर रहे थे अब्दुल सत्तार ईदी साहिब की, तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कि हर शख्स के जहन के अंदर सलाहियतें, पोटेंशियल छुपा होता है, तो उन सलाहियतों को बाहर निकालने का नाम क्या कहलाता है, एजुकेशन है। इसके साथ इसने कहा था एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस अ वर्च्यू, मैंने एक नेक आदमी पैदा करना एजुकेशन है। तो ये उसकी डेफिनेशन इससे रिलेटेड है अब्दुल सत्तार ईदी साहब के एग्जाम्पल से। तो ये जो डेफिनेशन है ना, वैलिडिटी कहते हैं एक्यूरेसी को, करेक्ट होने को, सही काम करने की सलाहियतों को, ठीक है, लेटेंट हिडन। तो इसने कहा सुकरात ने कि एजुकेशन क्या है, कि हर इंसान के माइंड में जो एक्यूरेसी है, उसकी सलाहियतें हैं वो होती हैं लेकिन हिडन होती हैं, तो उनको बाहर निकालना एजुकेशन कहलाता है। इनके स्टूडेंट थे प्लेटो। प्लेटो ने कहा था डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी इन दोनों की डेवलपमेंट का नाम क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। अब डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट होती है कि मिसाल के तौर पर आप नया मोबाइल लेते हैं ना, तो पहले दिन आपको, प्लीज़ अपने माइक ऑफ रखिए, किसी का माइक ऑन है, आप मोबाइल लेते हैं ना, तो पहले दिन आपको मोबाइल प्रॉपर उसको यूज़ करना नहीं आता, आप उसके जो फंक्शंस हैं डिफरेंट उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर एक दिन आता है कि आप कोई और अगर उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का फ़ोन ले रहा है, तो आप उसको समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई ये इसके फंक्शन है। अब ये इसको कहते हैं डेवलपमेंट, कि काम करने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाना, किसी एक इस लेवल पे पहुंच जाना कि आप दूसरों को गाइड कर रहे होते हैं। तो इसने कहा कि आप एक इंडिविजुअल के माइंड और बॉडी को इस तरह, उसकी डेवलपमेंट का नाम एजुकेशन है। माइक प्लीज़ ऑफ रखें, किसी का ऑन है। इस बंदे को कौन कौन जानता है? अच्छा, हमारी कोई इस क्लास की कोई पार्टिसिपेंट किचन में अपना काम कर रही हैं, तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं बार बार चेक करूं। उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वो अपना माइक ऑफ करके काम करें, थैंक यू। इनको कोई जानता है प्लीज़? बाबर आजम है। बाबर आजम सर, हाँ जी, सर बाबर आजम, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सर कैप्टन। आपका माइक म्यूट हो गया है। जी हाँ, सॉरी, मैंने उनका माइक ऑफ किया तो अपने ही हो गया। अच्छा, ये बाबर आजम है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है। ये इसका बचपन था और इसकी उम्र कोई 28 साल होगी, 2-4 साल वैसे कम होती है इनकी लिखी हुई। तो ये बाबर आजम है और ये इसका बचपन है। आप इन दोनों इमेजेस को अपने माइंड में रखें। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन to fulfill his aim by exercising all the faculties to fullest extent as a member of society. एजुकेशन एक ऐसा अमल है जो किसी भी इंडिविजुअल को इस तरह से ट्रेन करने का नाम है ताकि वो अपनी सारी सलाहियतें इस्तेमाल करे, ठीक है, अपने मकासद के हसूल के लिए और सोसाइटी का एक बेहतरीन मेंबर बन जाए, ठीक है। ये एजुकेशन की डेफिनेशन किसने दी थी?
एरिस्टोटल ने। ये समझाने के लिए एग्जांपल है सिर्फ, ताकि आपके माइंड में एक स्केच बैठ जाए। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन, ठीक है, टू फुलफिल हिज एम, कि मैं दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनूं। बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज, मेहनत करे इंसान, अपनी सारी सलाहियतें लगा दे, ठीक है, सोसाइटी के मेंबर के तौर पर। दूसरी डेफिनेशन है साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी हेल्दी माइंड, पॉजिटिव माइंड एक बॉडी के अंदर डेवलप करना, ये भी एजुकेशन है। तो ये जो एजुकेशन की डिफरेंट डेफिनेशन थी, जोहन डेवी की लास्ट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, इसने कहा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपने एक चीज सीखी, फिर उसको नए सिरे से करने की सलाहियत आपके अंदर आ जाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर टीचर ने स्टूडेंट को कोई ड्राइंग सिखाई, तो बच्चा अब उससे अगले लेवल की ड्राइंग बना के दिखा रहा है टीचर को। तो इसको एक है कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, एक है रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, उसको नए सिरे से बनाना, डिफरेंट वे से बनाना। इसने कहा कि जो चीज़ सीखी है उसको और बेहतर करके करना, ये जो सलाहियत जब किसी के अंदर आती है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, जॉन डेवी के नज़दीक ये क्या कहलाएगी, एजुकेशन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है एलिमेंट्स एंड फाउंडेशन की हम बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन 4 होते हैं, करिकुलम के भी 4 यही एलिमेंट हैं। ये आप करिकुलम के चैप्टर में जाके, ऑब्जेक्टिव, कोई भी एजुकेशन है ना, तो सबसे पहले उसके कोई ना कोई मकासद होते हैं। एजुकेशन आप इस वक्त अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको, मेरी दुआ है, दिली दुआ है, आप चाहे मेरा सेशन रेगुलर लें ना लें, आप सब अल्लाह करें कि वो बन जाए, SST जनरल बन जाए, 17 ग्रेड, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। करिकुलम आप इसके लिए जो है ना वो पेडागोजी पढ़ेंगे, ये आपका करिकुलम होगा, ठीक है। पेडागोजी टीचिंग मेथड को कहते हैं, किसी से आप कोई गाइडलाइन लेंगे, सपोज मेरे से ले रहे हैं, अच्छा, फिर इवेलुएशन है, तो फिर आप अपनी असेसमेंट भी करते हैं। तो इसी तरह किसी भी स्कूल के करिकुलम आपको आप देखें, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स करिकुलम होता है बाकायदा, फिर टीचिंग मेथड यानी उस्ताद पढ़ाते हैं, और एंड पे इम्तिहान होता है। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट होते हैं एजुकेशन के। इसी तरह 4 फाउंडेशंस होती हैं। फाउंडेशन वो चीज़ें जिनके बगैर कोई भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं स्टैंड कर सकता। वो कौन कौन सी हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ये हम इनको डिटेल में आगे देखेंगे। फिलोसफी जो है ना, इससे हम एम्स ऑफ एजुकेशन, ये ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारा बच्चे का लेवल, किस लेवल पे, किस ग्रेड में कौन से सब्जेक्ट हमने बच्चों को किस मतलब डिफ़िकल्टी लेवल के पढ़ाने हैं। सोशियोलॉजी हमें बताती है कि सोसाइटी ये डिमांड करती है एजुकेशन से। हिस्ट्री का भी रोल होता है, जैसे इस्लामिक हिस्ट्री है, उसका हमारे सिस्टम के अंदर बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये 4 फाउंडेशन होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने एक डेफिनेशन, जो ये मेरी अपनी डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है, मैंने ये मतलब खुद बनाई हुई है ये डेफिनेशन आसानी के लिए, समझाने के लिए। इसमें मैंने वर्ड यूज़ किया फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इन तीनों से एजुकेशन हम हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। तो इन तीनों को मोड्स ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोड, किसी चीज़ को एक्वायर करने का जो वे होता है, रास्ता होता है, उसको मोड कहा जाता है। तो मोड्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं, 3 है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बहुत ही आसान है, और 1 नंबर का सवाल कंफर्म पक्का आता है, 100% आता है इसमें से। अब मुझे आप ये बताएं कि जो स्कूल होता है उसमें टेक्स्ट बुक्स होती हैं, स्कूल करिकुलम, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर, जी यस सर। प्रॉपर सिलेबस होता है, इम्तिहान होते हैं, इम्तिहान होते हैं, डिग्रीज मिलती हैं। यस सर। और अगर कोई बच्चा स्कूल ना जाए तो उसको जो है वो उस पर जो आप कह लें कि सख्ती होती है। यस सर। ये किस तरह के सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर होता है, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, बस यही इसके अंदर है। यानी ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ये वफाक, ये मदरसा आगे लिखा हो, ये हमारे मस्जिद वाले मदरसे की बात नहीं है। कुछ हमारे मदरसे ऐसे भी हैं जिनमें बाकायदा फॉर्मल स्कूलिंग होती है, ऐसे ही होती है जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर। हमारे प्राइवेट स्कूल भी फॉर्मल स्कूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल, इसी तरह रजिस्टर्ड मदारस होते हैं जहाँ पे बाकायदा दुनियावी तालीम भी दी जा रही होती है। तो ये उनकी एग्जाम्पल है। तो ये आपको बताने की आई थिंक ज़रूरत ही नहीं है कि जो इसका बाकायदा करिकुलम होता है, बाकायदा तालीमी इदारे मौजूद होते हैं, उन तालीमी इदारों के अंदर जाके पढ़ना पड़ता है, फिर इसका इम्तिहान होता है, एंड पे डिग्री मिलती है। तो ये जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। बाकायदा करिकुलम, रिजिड रूल्स, फॉर्मल असेसमेंट, डिग्रीज, और उन डिग्रीज की आगे कहीं ना कहीं पे खपत, वैलिडिटी भी होती है। इसके साथ साथ है नॉन फॉर्मल। आपने
मेरा ताल्लुक एक गांव से है तो एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर जो ट्यूशन सेंटर होते हैं, ट्यूशन हाँ सेंटर, हम उनका बताते हैं, अभी मैं बताता हूँ उनका, थोड़ा सा वेट कर लें। ओके अभी हम नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल को पढ़ेंगे, मैं वो एग्जांपल दूंगा अभी आपको। अच्छा, थैंक यू फॉर पेशेंस। अब ये नॉन फॉर्मल सर एजुकेशन जी एक क्वेश्चन था जी जी सर, मुझे जितनी नॉलेज मिली थी कि हम जो ये एसएसटी का आप हमें पढ़ा रहे हैं, पेडागोजी हो 80% है और 20% इंग्लिश है, लेकिन किसी ने मुझे ये भी कहा कि इंटरव्यू में हमसे इस्लामियात के और जीके के क्वेश्चन होंगे, क्या ये चीज़ राइट है? हाँ, सवाल का टाइम राइट नहीं है बट जवाब यस है। ठीक है, ये जो भी आपकी मास्टर डिग्री होगी उससे रेलिवेंट ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, कंफर्म श्योर शॉर्ट बात है। ठीक है, एंड पे मैं बताऊंगा। तो अच्छा, नॉन फॉर्मल की हम बात कर रहे थे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन अब क्या है, बाकायदा कोई स्कूल नहीं है गांव में। जो है वो किसी एनजीओ ने आके कोई स्कूल बना दिया कुछ दिन के लिए, 6 माह के लिए, कोई प्रॉपर कमरे नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बच्चों की तालीम के लिए कि वो पढ़ लिख सकें, सिर्फ अपना नाम लिख सकें या कुछ पढ़ लिख सकें, इस तरह के जो इदारे होते हैं उनको हम नॉन फॉर्मल स्कूल कहते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी ये नॉन फॉर्मल है। इसमें नॉन फॉर्मल की दो डेफिनेशन वैसे होती हैं कि इसमें स्कूल होता है, ठीक है, बट आपको स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी आप जाए बगैर जो है वो अपना काम, अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं। और एक ये होता है कि इदारे होते हैं बट उसी तरह रिजिड रूल्स, उस तरह बाकायदा करिकुलम, बाकायदा टीचिंग, प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट टीचर या प्रॉपर स्ट्रक्चर उस तरह प्रॉपर नहीं होता जिस तरह फॉर्मल स्कूल्स का होता है। तो वो हमारे लिटरेसी स्कूल्स कहलाते हैं इस तरह के। पाकिस्तान में 1972 की एक पॉलिसी आई थी, ये पाकिस्तान की दूसरी पॉलिसी थी। पाकिस्तान की पहला एक कमीशन था 1947 में, कराची में हुई थी मीटिंग। ये हर साल पेपर में आता है कि पहली कॉन्फ्रेंस, पहली हमारी जो एजुकेशनल सेटिंग थी वो क्या थी, पॉलिसी थी, कमीशन था, कॉन्फ्रेंस थी। कहाँ हुई थी? कराची में हुई थी। किसने की थी कंडक्ट? फजलुर रहमान कौन था पहला एजुकेशन मिनिस्टर? कहाँ हुई थी? कराची के अंदर हुई थी। किसने सुपरवाइज की थी? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें कब हुई थी? 1947 में। दूसरा कमीशन था 1959 में, ठीक है। फिर 1970 में पहली पॉलिसी आई, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। 1972 में दूसरी पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी के अंदर उस वक्त फोकस हो रहा था नॉन फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आप लिटरेसी रेट को बूस्ट अप करें। आई थिंक उस वक्त हमारा टोटल 26% लिटरेसी रेट था पाकिस्तान का, ठीक है। तो उसको बूस्ट करने के लिए, उसको जो है वो 50 तक लाने के लिए लिटरेसी सेंटर और इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही थी। उस वक्त 1972 की पॉलिसी में रिकमेंडेशन दी गई थी कि पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी एक बनाई जाए नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए। 1972 में रिकमेंडेशन हुई, 1974 में यूनिवर्सिटी बन गई 2 साल के अंदर, ठीक है। 1974 में एस्टेब्लिश भी हो गई, बाकायदा ओपनिंग हो गई। 1977 में जाके इसका नाम चेंज किया गया था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी थी और एशिया की और पाकिस्तान की पहली थी। तो ये एग्जांपल आपको पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में। तो अब इस वक्त इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है ओपन, उसमें कोई मेरे ख्याल में कोई 2 करोड़ के करीब स्टूडेंट है। वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी नॉन फॉर्मल है हमारी ओपन यूनिवर्सिटी की तरह। अच्छा, अब इसमें देखें रूल्स हैं बट फ्लेक्सिबल हैं, उस तरह नहीं है जिस तरह इनके होते हैं, ठीक है। रूल्स हैं, करिकुलम है, बट उस तरह से नहीं होगा जिस तरह के वो एजुकेशन है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें हम कहते हैं कि एजुकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस, ख़तों किताबत के थ्रू आप घर बैठे जो है वो थ्रू मेलिंग सर्विस, आपने बहुत सारे लोगों ने बीएड की, एमएड की डिग्री ऐसे घर बैठे की होगी ओपन यूनिवर्सिटी से। तो इसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें बाकायदा प्लान होती है बट डिस्टेंस बेस होती है, ठीक है। ये कम्प्लीमेंट्री होती है, जैसे आपने मास्टर की डिग्री की तो एमएड आपने वहाँ से, बीएड आपने वहाँ से, लाजिम होती है। ये भी फ्लेक्सिबल रूल होते हैं और हमने फॉर्मल में पढ़ा था कि फिक्स्ड रूल होते हैं। अडल्ट लर्निंग के लिए बनाई गई थी। अब तीसरा जो मोड है ना, ये इनफॉर्मल है। ये इसका कोई करिकुलम नहीं है इसका। वर्चुअल यूनिवर्सिटी नॉन फॉर्मल में आएगी? यस, वो नॉन फॉर्मल में भी आती है और वर्चुअल मोड एक चौथा कुछ किताबों के अंदर आजकल आया हुआ है, तो उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी नॉन फॉर्मल है, वो फॉर्मल नहीं है। अच्छा, जो हमारे ट्यूशन सेंटर है ना, जो अभी सवाल हो रहा था, ट्यूशन सेंटर भी हमारे नॉन फॉर्मल के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये एक वर्ड होता है ना फॉर्मल।
फॉर्मल, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने आपके घर में कोई इवेंट है ना, वो प्रॉपर उसकी डेट अनाउंस हुई, उस पे जो है वो मेन्यू डिसाइड हुआ, ठीक है, गेस्ट डिसाइड हुए, डेट टाइम डिसाइड हुआ, सारी चीज़ें प्लान है, इसको हम कहेंगे फॉर्मल फंक्शन। और एक क्या है, कुछ 2-4 सहेलियां फ्रेंड्स आई आपके घर और आपने उनके साथ को बैठक की और उधर ही को प्रोग्राम बना लिया शाम का। अब ये कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इस इन चीज़ों को हम कहते हैं इनफॉर्मल, ठीक है, तो या नॉन फॉर्मल आप कह लें। तो इसी तरह जो एजुकेशन सिस्टम बाकायदा प्लान के तहत होगी वो फॉर्मल होगी, जो अचानक से या इस तरह की होगी जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, काम तो वही हो रहा होगा बट प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ नहीं, वो नॉन फॉर्मल होता है। अब इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल वो तमाम तरह की एजुकेशन जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, आप दुनिया भर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा जहाँ से जो चीज़ें सीखते हैं, वो जो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल के अलावा जहाँ से आप जो सीखते हैं वो आपकी इनफॉर्मल है। अब स्कूल में भी हमारी इनफॉर्मल लर्निंग हो रही होती है, टीचर पढ़ा रहा है वो तो फॉर्मल है, टीचर चला जाता है, बच्चों से कुछ सीख लिया आपने, किसी को देख लिया, किसी दूसरे स्टूडेंट को कुछ करता देखा सीख लिया, ये इनफॉर्मल लर्निंग है। इस लर्निंग के लिए कोई ये अनप्लान्ड होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। सवाल आया था पेपर में कि विच लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, माइक ऑफ रखें प्लीज, ठीक है। इसमें फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, मीडिया, मॉस, जी कोई सवाल है आपका? Excuse me, sir. सर जी जी सर, अगर कोई स्टूडेंट है वो बिल्कुल ही स्कूल नहीं गया तो उसकी एजुकेशन कौन सी होगी? इनफॉर्मल? इनफॉर्मल, यस इनफॉर्मल। वो अपने इर्द गिर्द से तो हासिल कर रहा है ना हाँ एजुकेशन? बिल्कुल, वो अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ लर्न कर रहा होता है, उसकी बिल्कुल। इनफॉर्मल एजुकेशन होगी, राइट। इनफॉर्मल Yes. ओके, थैंक यू। अच्छा, ये अहमद नाम से किसका अकाउंट है? प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। तो ये 3 मोड्स ऑफ एजुकेशन थे, ये उनका सारी उनकी समरी है तीनों मोड्स की, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल मोड की। तो ये नोट्स आपको भेजें, आप पढ़ लेंगे। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होती है, एक है जनरल एजुकेशन, एक है वोकेशनल एजुकेशन। जनरल सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई जाती हैं, साइंस, आर्ट्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, सोशल स्टडी, सारे सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े पढ़ाए जाते हैं। बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज दिया जाता है, इसमें लिटरेसी, न्यूमरेसी, बेसिक मतलब स्किल्स सिखाई जाती हैं पढ़ने लिखने की, या स्टूडेंट को एडवांस ग्रेड में जाने के लिए उनको क्या किया जाता है, जो एजुकेशन दी जाती है, जैसे प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, तो वो एजुकेशन जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स बच्चे की बेस बनाने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जनरल स्किल्स के लिए, जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन उसमें होती है, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ठीक है, सोशल स्टडी पढ़ाते हैं, पाकिस्तान स्टडी पढ़ाते हैं, इस्लामिक स्टडी पढ़ाते हैं, ये होती है जनरल एजुकेशन, जिसमें कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की या स्पेसिफिक इल्म नहीं पढ़ाया, दिया या डिलीवर किया जाता। इसमें बेसिकली अपनी किसी भी सोसाइटी के बेसिक जो होती हैं कल्चर, नॉर्म्स, बेसिक किस्म का नॉलेज, वैल्यूज़, ये सिखाई जाती हैं, उसको जनरल एजुकेशन कहा जाता है। दूसरी टाइप ऑफ एजुकेशन होती है वोकेशनल। वोकेशन, अब जैसे देखें टीचिंग, जैसे देखें एग्रीकल्चर, जैसे देखें मेडिसिन या डॉक्टर की तालीम या इंजीनियरिंग की तालीम, अब ये वोकेशनल है, ठीक है। वोकेशनल किसी स्किल से मुतालिक होती है, किसी काम करने से मुतालिक जो तालीम दी जाती है, ये स्पेसिफिक होती है, किसी हुनर की तालीम होती है। इसमें किसी काम को सही वे में मास्टरी के साथ, एक्सपर्टीज के साथ, मतलब मुकम्मल उसको अबूर होता है, मास्टरी या एक्सपर्ट होता है उसका, उसको करने के लिए उसको जो तालीम दी जाती है उसको वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर टेवटा, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, एक अलग से मौजूद है। वैसे ना जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के पास कोई बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन नहीं था, खैर से 1947 से लेकर 1962 तक पाकिस्तान के पास मैट्रिक का इम्तिहान कंडक्ट करने के लिए बोर्ड मौजूद, 1956 तक, सॉरी नॉट 62, 1947 से 56 तक कोई बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नहीं था। ये जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुए हैं लास्ट वीक, तो ये नहीं था। एक ही यूनिवर्सिटी थी हमारी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम था पंजाब यूनिवर्सिटी, जो 1882 में बनी थी, और इसका सवाल पेपर में आ चुका है कि कब बनी थी ये, 1882 में। अब ये एक यूनिवर्सिटी इधर थी, एक उधर ढाका वेस्ट पाकिस्तान में, और एक ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट वो वाला है, वेस्ट हमारा है। तो ये यूनिवर्सिटी कराती थी।
56 के बाद फिर जो है ना ये बोर्ड, पहला बोर्ड बना लाहौर बोर्ड, जो पूरे पाकिस्तान में, इस पूरे पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में मैट्रिक के इम्तिहान कंडक्ट करता। फिर 1962 में हर डिवीज़न के अंदर बोर्ड बन गया। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो 1999 तक टेक्निकल एजुकेशन का कोई बोर्ड पंजाब के अंदर नहीं था। तो 1999 में बाकायदा टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक बोर्ड अलग से बनाया गया 22 के अलावा। तो ये वो टेक्निकल टेवटा बोर्ड बनाया गया। बहरहाल वोकेशनल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे। वोकेशनल एजुकेशन किसी स्किल से रिलेटेड है, ट्रेड से, ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड, ठीक है। ये जो हुनर की तालीम दी जाती है इसको वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है। ग्रीन एजुकेशन, ये बड़ा हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में इस वक्त। इन्वायरमेंटल एजुकेशन को ग्रीन एजुकेशन कहा जाता है। पानी को सेव करें, पौधे उगाएं, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बर्निंग से बचें, चीज़ों को जलाने से बचें ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड कम से कम हो। जो हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है और जो ओजोन जो हमारी तय है वो डिस्टर्ब हो रही है। सारी की सारी तालीम जो दी जा रही है कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हम अपने प्लानट को, अपने माहौल को, पौधों को, पानी को, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। इसको ग्रीन एजुकेशन कहा जाता है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये और कुछ टाइप्स ऑफ एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन, अच्छा हमारी क्लास में ना कुछ स्कूलों के अंदर कुछ बच्चे होते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी, वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर 10वें बच्चे को कोई ना कोई मसला होता है, यानी वो नॉर्मल नहीं होता मुकम्मल, यानी हर 10वां बच्चा। तो फिर हमने ना अभी SDG 4 पढ़ा ना, तो उसमें हमने इसको अगर हम पूरा टाइटल उसका पढ़े ना तो वो कहता है SDG 4 कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, प्रोविजन ऑफ इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अब इंक्लूसिव और इक्विटेबल का क्या मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव, इंक्लूजन को शामिल करने को कहते हैं। अब हमारे यहाँ जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, डिसेबल होते हैं, ठीक है। इधर भी देखें, इधर भी, ये डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है। इनका कोई ज़हनी, जिस्मानी, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। हमारे स्कूलों के अंदर ये बच्चे मौजूद होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब नॉर्मल बच्चों के साथ इस तरह के बच्चे जिनको कोई मेंटल, फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, उनको इन्हीं बच्चों के साथ, ये क्यों ना स्पेशल एजुकेशन में उनको पढ़ाना ना, इनको इन्हीं नॉर्मल बच्चों के साथ जनरल स्कूल्स के अंदर ही पढ़ाना इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें प्लस इसमें ये हमारे जो अब नॉर्मल बच्चे होते हैं, या इनको हम कहते हैं स्पेशल, या इनको, इनके लिए ना आजकल टर्म यूज़ की जाती है डिफरेंशियली एबल चाइल्ड, यानी जिनकी सलाहियतें नॉर्मल बच्चों से हट के होती हैं, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो ये बच्चे जब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं भाई इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट। अच्छा, इसके साथ है ब्लेंडेड एजुकेशन, ये एक नई टर्म है, हमारे यहाँ ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही जी। सर इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में क्या फर्क है? स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ते, स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ते, सिर्फ स्पेशल पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये जो बच्चे होते हैं जी, अच्छा कुछ बच्चे हैं ना, अब जैसे देखें एक बच्चा ब्लाइंड है, एक बच्चा बोल ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता, उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन में भेजते हैं। हम कहते हैं कि नॉर्मल डिसेबिलिटी वाले, मॉडरेट डिसेबिलिटीज वाले, सम डिफिकल्टीज वाले, ठीक है, तो उनको हम जब, यही हमारे जो स्कूल होते हैं नॉर्मल स्कूल, उनके अंदर बैठाएंगे, ये इंक्लूसिव एजुकेशन होगी। क्लियर? यस सर। ब्लेंडेड एजुकेशन, ब्लेंड करना इसके किसको अलावा कहते हैं? सर इसमें माइनॉरिटीज भी आती हैं। हाँ, माइनॉरिटीज, जैसे मैंने बताया कि माइनॉरिटीज के बच्चे भी हमारे इसी के अंदर आएंगे, उनको भी हम इन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। थैंक यू। ब्लेंडेड एजुकेशन क्या है? अब ये देखें, एक ये है कि आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, स्कूल में जाके क्लासरूम के अंदर, ठीक है। और एक ये है, कोरोना में ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे घरों में थे, कुछ स्कूलों में थे। तो जब आप क्या करते हैं, एक क्लास है आपकी, आप उसको पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे? स्कूल के अंदर। उन्हीं बच्चों को इवनिंग में आप ऑनलाइन जो है वो कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं, कोई रीडिंग टास्क दे देते हैं। जब आप अपनी क्लास को फिजिकल और ऑनलाइन दोनों वे से एक ही क्लास को पढ़ाते हैं तो इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग या ब्लेंडेड एजुकेशन। फिजिकल क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों लर्निंग या दोनों तरह के एजुकेशन जब आप मिक्स करते हैं तो इसको ब्लेंडेड एजुकेशन कहा जाता है। को एजुकेशन आपको पता है कि आप
दोनों जेंडर की तालीम होती है। ईसी एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आजकल इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोला जाता है। तो ये जो है हमारी 3 से 5 साल तक की जो एज के बच्चे होते हैं, इनको हम उनकी एज जो है वो ईसी की एज होती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 से 5 साल तक के बच्चों की। इन्फ्यूजन एजुकेशन, ये देखें अगर आप इनको और से इस इमेज को, तो इसमें बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, ये फ्यूचर के जो है ना वो हैं आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं, जापानीज स्कूल है ये। इन्फ्यूजन एजुकेशन ये है कि बच्चे का एप्टीट्यूड देखा जाता है। एक हम टर्म यूज करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड कहते हैं आपके अंदर छुपी हुई सलाहियतें, कि आप फ्यूचर में क्या बन सकते हैं, हिडन पोटेंशियल, फ्यूचर एबिलिटी, फ्यूचर पोटेंशियल, इसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। उस एप्टीट्यूड को फाइंड आउट किया जाता है कि भाई ये इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, पायलट आर्मी में कहाँ जाएगा, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, नात ख्वान, बड़ा अच्छा जो है वो तिलावत करने वाला कारी, कुछ भी बन सकता है। तो क्या बनेगा, उसका टैलेंट, हिडन टैलेंट यानी एप्टीट्यूड देख के उसको उसके जो फ्यूचर कैरियर है उससे मुतालिक सारी की सारी तालीम स्कूल के अंदर दी जाएगी। ठीक है, जापान के अंदर है, हमारे यहाँ यानी इसको कहते हैं इन्फ्यूजन एजुकेशन, यानी कैरियर एजुकेशन को आप मिक्स कर देते हैं स्कूल के साथ। किताबों के अंदर वही सारी तालीम उसको दी जाएगी कि फ्यूचर में उसने डॉक्टर बनना है, तो उसको थ्रू आउट उसका माइंडसेट वैसे ही चलाया जाएगा। इसराइल के अंदर ये होता है, जापान के अंदर ये होता है। ठीक है, नॉलेज किसको कहते हैं, हम 5 मिनट मजीद लेक्चर लेंगे बस। नॉलेज जो है वो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन या स्किल को कहते हैं जो हम एजुकेशन से लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज होता है। एक होता है रिवील्ड नॉलेज जो कुरान मजीद है जैसे, या हदीस कुदसी है जो अल्लाह ताला की तरफ से इल्म हमारे ऊपर नाजिल होता है, हमारे अंबिया पे नाजिल होता है, उसको होता रहा है, उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहते हैं, जैसे कुरान मजीद है। इंट्यूटिव नॉलेज, आप बैठे होते हैं, आपको बैठे बिठाए कोई फीलिंग्स आती हैं कि आज जो हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, जो है आज मेरा रिज़ल्ट ऐसे आएगा, ठीक है, आज मेरी मुलाकात फलां बंदे से हो जाएगी, तो बाई चांस वैसे ही हो जाते हैं और कभी नहीं भी होता। तो इसको कहते हैं कि जो ख्याल आता है ना, तो इसको गुमान जिसे हम कहते हैं, तो इसको इंट्यूटिव नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है एम्पिरिकल नॉलेज, वो इल्म जो हम अपने 5 सेंसेस से लेते हैं। ये हमारे 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना। ठीक है, सीइंग, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल, ये 5 हमारे सेंसेस हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि इंसान 75% नॉलेज, 75% नॉलेज ऑब्जर्वेशन यानी देखने से लेता है, और 13% इल्म जो है हम लेते हैं सुनने से, 6% टच से, ठीक है, 3 टेस्ट से और 3 स्मेल से। ठीक हो गया। तो इनसे हासिल होने वाला इल्म सेंस परसेप्शन, सेंसरी नॉलेज या फिर एम्पिरिकल नॉलेज कहलाता है। एक इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है रैशनल नॉलेज। रैशनल नॉलेज किसको कहते हैं, जैसे 2 + 2 = 4, अगर कोई कहे ना ये 3 है, कोई कहे 5 है, तो आप उसको 2 लगाएंगे भी सही कि भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो रैशनली नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है जो आपके आंसर की। तो रैशनल नॉलेज वो इल्म होता है जो जिसके पीछे कोई रीज़न मौजूद होती है, जो रीजनिंग से हम इल्म हासिल करते हैं, उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं भाई, रैशनल नॉलेज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों में से एक पेपर में अक्सर आ जाता होता है। उसके बाद है प्रियोरी नॉलेज एंड पोस्टीरियोरी नॉलेज। ये वालिद है, ये उसका बेटा है या बेटी है, ये इसको ना ऊपर फेंक रहा है, ऊपर उछाल रहा है। ठीक है, अब जैसे ही इसको ये पहली मरतबा ऊपर उछालेगा तो ये रोएगा, डरेगा, चीखेगा बच्चा। क्यों? उसने तो जिंदगी में कभी ऊपर उसको नहीं उछाला, तो उसको डर महसूस होता है। तो वो इल्म जो मतलब पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो इल्म जो बगैर एक्सपीरियंस के हमारे पास होता है। हमारे पास कुछ सलाहियतें ऐसी होती हैं ना, हमने किसी से नहीं सीखी होती, कोई बात करता है तो हम उसका जवाब या उसका सोल्यूशन फ़ौरन उसको बता रहे होते हैं, तो वो इल्म बगैर सीखे जो होता है उसको प्रियोरी नॉलेज कहा जाता है। चीनी जो है वो मीठी होती है, किसी ने सारी जिंदगी देखी नहीं है, चखी नहीं है, वो क्या कैसे बता सकता है कि चीनी जो है वो कड़वी है या मीठी है? टेस्ट करके बता सकते हैं हाँ ये मीठी होती है। तो वो इल्म जो वो इल्म फर्स्ट नॉलेज, जी सॉरी सर हम कह सकते हैं माना फर्स्ट नॉलेज, जैसे जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे, जैसे शुगर है वो मीठी है, हाँ, हम चखे बगैर, हाँ कह सकते हैं आप इसको। तो प्रियोरी नॉलेज कौन सा होगा? विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट ऑब्जर्वेशन। पोस्टीरियोरी
आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, तो ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है जी। तो हम जो है ना फिर टीचिंग की डेफिनेशन आपको पता है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज को कहा जाता है। मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज इज़ नाउन एज टीचिंग, या जिसमें एक सीनियर बंदा जिसके पास जो है वो स्किल्स नॉलेज मौजूद होता है, वो अपने से लेस एक्सपीरियंस बंदों को क्या करता है, कोई लेक्चर डिलीवर करता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ताकि उनके बिहेवियर के अंदर जो है चेंज प्रोड्यूस हो, इसको टीचिंग कहा जाता है। तो ये इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। ये चूँकि डेमो है तो प्रॉपर सेशन के अंदर हर एक लाइन को प्रॉपर एक्सप्लेन इंशाल्लाह हम करेंगे। तो टीचिंग के जो है ना वो 3 कंपोनेंट होते हैं, स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पहले मेन कंपोनेंट, फिर कंटेंट या टेक्स्ट बुक या सब्जेक्ट मैटर, और टीचर। स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैटर और टीचर, ये 3 कंपोनेंट होते हैं टीचिंग के। ठीक है, एक टर्म हम कहते हैं टीचिंग, एक होती है ट्यूटोरिंग। टीचिंग ये है कि टीचर एक होता है, आगे स्टूडेंट मल्टीपल होते हैं। ट्यूटोरिंग में टीचर एक है, स्टूडेंट भी एक है, 1 on 1 रिलेशन होता है, 1 to 1 रिलेशन होता है, एक टीचर एक स्टूडेंट। इसमें 1 to many होते हैं, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, पेडागोजी किसको कहा जाता है? छोटे बच्चों को पढ़ाने को पेडागोजी। सुकरात ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, ग्रीक वर्ड है पेडोस और एगोग्स। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड और एगोग्स लीडर। ठीक है, तो टीचिंग ऑफ मेथड या टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन इज कॉल्ड पेडागोजी। अब इस वक्त आप सारे माशाल्लाह अडल्ट हैं, तो इस वक्त आप क्या हासिल कर रहे हैं? हम कौन से मोड पे हैं? एंड्रागोजी पे, अडल्ट लर्निंग। वो पेडागोजी किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? सुकरात ने। एंड्रागोजी किसने इंट्रोड्यूस करवाई? मैल्कम नोल्स ने, इसने। ठीक है, अडल्ट एजुकेशन इज नाउन एज एंड्रागोजी। मेथड ऑफ टीचिंग अडल्ट्स इज नाउन एज एंड्रागोजी। इन दोनों में से भी एक सवाल पेपर में अक्सर आता है। साइबर गोजी, आप इस वक्त कंप्यूटर बेस्ड जो है वो लर्निंग कर रहे हैं, मैं इस वक्त कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग कर रहा हूँ। तो जब आपकी टीचिंग और लर्निंग कंप्यूटर और इंटरनेट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, इसको कहते हैं साइबर गोजी। साइबर ये कंप्यूटर इंटरनेट को कहा जाता है, गोजी वो स्टडी। तो कंप्यूटर बेस्ड जो है एजुकेशन क्या कहलाएगी? साइबर गोजी कहलाएगी। पीरागोजी, आप सारे टीचर होंगे या आपने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी कि जब टीचर हमें कोई बात पढ़ाते हैं तो हम आपस में स्टूडेंट भी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। आपका जब ये सेशन फॉर्मल स्टार्ट होगा तो आपको एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिसको हम डिस्कशन ग्रुप का नाम देते हैं। तो उसमें आप एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक ये है कि आप मेरे से पूछेंगे लाइव सेशन में, वैसे जो हम वीकली सेशन रखेंगे, लाइव सेशन होंगे हमारे जो वीकली, उसमें या फिर आप जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है वहाँ से मुझे मैसेज करेंगे, डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो पीरागोजी क्या होता है कि स्टूडेंट एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी आप में से अगर कोई मुझे आंसर करेगा। ये दोनों इमेजेस देखें, ये वाली भी और ये वाली भी, तो कोई मुझे बता सकता है इनमें पीयर ट्यूटोरिंग कौन सी है और पीयर टीचिंग कौन सी है? शाबाश, इन दोनों इमेजेस में से। सर जो जिनके पास ये वाली बताएं, ये वाली 1 to 1 वाली, ये सर बताएं। ये टीचिंग वाली, ये वाली सर 1 to 1 वाली जो है वो ट्यूटोरिंग है और दूसरी पेयर है। यस, ठीक है, इसको आप जो है वो टीचिंग कहेंगे और इसको ट्यूटोरिंग कहेंगे। ठीक है, इसको पीयर टीचिंग कहेंगे और इसको पीयर ट्यूटोरिंग। तो ये होती है जी जब एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को पढ़ाता है तो पीयर सेम एज फेलोज को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाए? पीरागोजी। ये ड्वाइट डब्ल्यू एलन जिसने माइक्रो टीचिंग दी थी, ये उसने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके साथ साथ होती है पालो फ्रायर की है क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप समझ रहे हैं कि बस जो सर पढ़ा रहे हैं ये तो बस हरफ आखिर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस ठीक है हमने चुप करके सुनना है। एक ये है कि आप उस पर जो है आप क्रिटिक्स बने, आप उस पर तनकीद की ये कैसे है, क्यों है, किस तरह से कोई एग्जांपल दें, प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, ये एग्जांपल आपने दिया है इसको मजीद एक्सप्लेन करें। जब आप क्वेश्चन करते हैं ना टीचर से, तो इस तरह की टीचिंग जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकर होता है, इसको कहा जाता है क्रिटिकल पेडागोजी। पालो फ्रायर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिर है हेटागोजी। ये हेटागोजी जो हेज एंड केनाइन ने 2000 में कॉन्सेप्ट दिया। आप में से अक्सर फीमेल ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती हैं, ठीक है, कुछ इंस्टा पे ज़्यादा जो है वो उसकी स्क्रॉलिंग कर, हर एक का अपना एक वो होता है हॉबी।
तो अब एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जिस सोर्स से पढ़ना चाहता है उस सोर्स से पढ़े, जितना टाइम पढ़ना चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़े। इसको कहते हैं हेटरोलॉजी। आप नॉवल पढ़ेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा आप अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। अच्छा, कितना टाइम पढ़ना है आप अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कौन सी चीज़ पढ़नी है, किस सोर्स से लेके पढ़नी है, कितना टाइम या कितनी पढ़नी है, एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी से अगर कुछ पढ़ रहा है ना, उसको हेटरोलॉजी कहते हैं। हेट और सेल्फ को कहते हैं, हेरिस्कीन से है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ लर्निंग। ये सेल्फ लर्निंग आप इसको कहते हैं। बस हम सिर्फ इंशाल्लाह ताला मजीद 2 मिनट डिस्कस करेंगे चीज़ों को। लॉज ऑफ लर्निंग हम जल्दी से देखेंगे और ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग देख रहे हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा आज का। अच्छा, हम ना कोशिश ये कर रहे होते हैं ड्यूरिंग टीचिंग कि डिफ़िकल्ट चीज़ों को, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन को एग्जांपल दे दें, आसान अल्फाज में पहले समझाएं ताकि बच्चा उसको अंडरस्टैंड कर जाए। तो जब एक टीचर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी वे में क्लास में बच्चों को प्रेजेंट करता है ताकि उनकी कंप्रीहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, इसको हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ये मुख्तलिफ होते हैं, जैसे पहले एग्जांपल देना, पहले सिंपल चीज़ें डिस्कस करना, पहले कॉमन चीज़ें बताना, पहले वो चीज़ें बताना जो बच्चों को पता है, फिर अननोन की तरफ जाना, पहले कोई फिजिकल चीज़ दिखाना और फिर जो है वो उन चीज़ों के बारे में बताना जो क्लास में अवेलेबल नहीं है। तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है लर्निंग चेंज इन बिहेवियर को कहते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कैट के ऊपर और उसने उस पर 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए। हम उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस नहीं करने जा रहे, हम लॉज ऑफ लर्निंग पे डायरेक्ट जंप करेंगे क्योंकि 1 घंटे का टाइम था और तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट होने वाले हैं। उसने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं और 1 नंबर का सवाल इंशाल्लाह इसमें से भी आएगा। लॉज ऑफ लर्निंग जो है ना वो 3 है। लॉ ऑफ रेडीनेस, चलो मैं आधे मिनट में इस एक्सपेरिमेंट को बता देता हूँ। एक बिल्ली को उसने एक बॉक्स के अंदर बंद किया, बाहर पीस ऑफ फिश रखा, बिल्ली भूखी थी। ये एक डोरी थी, इसके साथ जो है ना इसका ये डोर था जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था। इसको खींचने से बिल्ली बाहर आ सकती थी। उसने बिल्ली को यहाँ पे बंद किया, बिल्ली भूखी थी, बाहर से पीस ऑफ फिश की खुशबू उसको बड़ा अंदर से इरिटेट कर रही थी, मैं बाहर निकलूँ, मोटिवेट कर रही थी। तो बहुत रैंडम मूवमेंट के बाद अचानक उसने ना इस पुल्ली को खींचा तो दरवाज़ा खुला, ये बाहर आ गई। उसने पीस ऑफ फिश उठाया, खाया, बड़ी खुश हुई। थॉर्नडाइक ने 2-3 घंटे बाद जब दोबारा उसको भूख फील हुई, उसने दोबारा बंद कर दिया उसको। फिर यही उसने एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया। अब की बार बिल्ली ने जल्दी जो है वो बाहर निकले। उसके बाद उसने फिर वैसा किया। कुछ टाइम के बाद 5-7 मरतबा जब उसने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया ना, उसने देखा कि अब जैसे ही बिल्ली को अंदर डालते वो बाहर आ जाती है। इस पर उसने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दी है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। एक्सरसाइज क्या है, सॉरी रेडीनेस क्या है? उसने कहा कि बिल्ली भूखी ना होती ना, पीस ऑफ फिश ना पड़ा होता, बिल्ली भूखी ना होती तो कभी भी बाहर निकलने की कोशिश ना करती। बच्चा जब तक रेडी नहीं होगा ना क्लास के अंदर, वो खुद देखेगा कि बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, आप ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे, नहीं समझ आएगी उसको कुछ। एक ये है कि आप उसको वो पढ़ाएं जब वो ईगर हो, जब वो उसके अंदर ईगरनेस हो, उसके अंदर वो मोटिवेटेड हो कि जी मैंने पढ़ना है तो उस, या मैंने कुछ सीखना है। जैसे आप लोग बड़े मोटिवेटेड हैं माशाल्लाह, आप जुड़े हुए हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक लेक्चर के साथ, ये आपकी रेडीनेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ 10-15 लोग ऐसे भी थे, मतलब 150 प्लस में देख रहा था लोग आए हैं 155 या 60 के करीब, तो उसमें से 10-15 लीव भी करी हैं। तो लॉ वो मतलब वो ऐसे चस्के के लिए आए थे। तो रेडीनेस ये है कि प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न। आप कुछ वाकई सीखना चाहते हैं, जब आप कुछ सीखने की नीयत से बैठेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप बहुत अच्छा सीखेंगे। और आप कोई और काम भी कर रहे होंगे, ऐसे सरसरी जो है ना वो लेक्चर भी सुन रहे होंगे, प्रॉपर रेडी नहीं होंगे तो लर्निंग नहीं होगी। ये है लॉ ऑफ रेडीनेस कि बच्चा जब रेडी होगा सीखने के लिए तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उसने कहा कि बिल्ली को रिपीटेडली उसने एक्सपेरिमेंट किया तो रेपिटेशन पे बिल्ली ने वो स्किल, उसकी वो मास्टरी बन गई। अब पहले 5 मिनट उसने लगाए, अब 5 सेकंड भी नहीं लगाती, अंदर बंद करता हूँ बाहर निकल आती है। तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। टीचर ने सवाल दिया, बच्चा उसको वहीं पढ़े, घर आके पढ़े, ठीक है। नोट्स मैंने आपको दिए हैं, लेक्चर में दिए, आप इसको 1-2-3 मतलब पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको टेस्ट भी आज का देंगे इसी लेक्चर में से, आप उसको अटैम्प्ट करेंगे। जब आप 2-3-4 मतलब इसको पढ़ के टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 20 नंबर का टेस्ट है, आपके इंशाल्लाह 18-19 आ जाएंगे। और अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन के देंगे तो 10 से 11 नंबर ही आएंगे।
तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूज। जब चीज़ें रिपीटेडली उसमें रेपिटेशन होती है, एक्सरसाइज होती है, ट्रायल या प्रैक्टिस की जाती है, तो वो बहुत बेहतर हो जाती है लर्निंग, चीज़ें याद रहती। और जब आप रेपिटेशन में नहीं लाते तो वो भूल जाती हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ ऑफ इफेक्ट ये है कि टीचर ने सवाल किया, बच्चे ने जवाब दिया, टीचर ने उसके लिए क्लैपिंग करा दी, वेल डन, एक्सीलेंट कह दिया, तो क्या होता है कि बच्चा खुश हो जाता है, अगली दफ़ा वो उससे बेहतर जवाब देने की कोशिश करता है। बिल्ली का बाहर पड़ा पीस ऑफ फिश असली ना होता, नकली होता, इफेक्ट रिजल्ट बेहतर ना होता, तो दूसरी दफ़ा बिल्ली भी पड़ी रहती कि बट ठीक है जी बंद ही पड़ी हो। तो लॉ ऑफ इफेक्ट ये है कि जब आपका एंड जो है ना वो प्लेजेंट हो, सेटिस्फाइंग फीलिंग वाला हो, ठीक है, मोटिवेशनल हो, तो फिर आप अगली दफ़ा उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जी आज का टॉपिक था, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे सेशन की डिटेल मैं आपको एक दफ़ा क्विकली बता देता हूँ। हमारा सेशन 3 मंथ का होगा जिसमें 60 लेक्चर होंगे, ठीक है, और इसमें और 1 मंथ आपका टेस्ट सेशन होगा, डेली लेक्चर, डेली PDF नोट जैसे आज भेजे गए हैं, जैसे आज आपको लेक्चर भेजा जाएगा ग्रुप में, आपके होम एड्रेस पे हार्ड बुक दी जाएगी, डेली गूगल ड्राइव टेस्ट होगा आपका, 60 डेज प्रिपरेशन है, 30 डेज टेस्ट है। एक मिनट की, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ वेट करें थोड़ा सा। 4500 हमारी 3 मंथ की फ़ीस है और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो इसकी मुकम्मल प्रिपरेशन पेडागोजी की 80% करवाएंगे। जिसका जो भी सवाल है खुले दिल से पूछें जी। सर आज का डेमो सेशन आप सेंड करें ग्रुप? अभी मैं कर रहा हूँ, ये इसको मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके अभी अपलोड कर रहा हूँ, 15 मिनट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, 1 बाय 1 पूछते जाएं, 1 बाय 1 पूछें जी। रेडीनेस बच्चों में किस तरह से लाई जाए? सॉरी, बच्चों में ये जो आप लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ा रहे थे कि बच्चे प्रिपेयर है, रेडी है कोई काम करने के लिए, हाँ, तो बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन किस तरह पैदा की जाए? हाँ, अब जैसे देखें मिसाल के तौर पर आप स्कूल क्लास में पहुंची हैं, ठीक है, तो आपने अब इस रेडीनेस से मुराद ये होता है कि आप बच्चे को क्या करें, उसको मेंटली प्रिपेयर करें। मिसाल के तौर पर आप कोई वार्म अप एक्टिविटीज उनको करा देती हैं, ठीक है, आप उनको कोई रियल लाइफ उससे रिलेटेड एग्जांपल आप दे देती हैं उसी चीज़ से जो आपने उनको पढ़ानी है, ठीक है, उनसे सवाल कर लेती हैं। रेडीनेस का सबसे जो बेस्ट वे होता है ना बच्चे को इंगेज करने का, वो होता है क्वेश्चन। आप उनसे हाल वाल पूछ लें, उनसे उसी टॉपिक से रेलिवेंट उनके एक्सपीरियंसेस एक दो बच्चे से पूछ लें, वो सारे बड़े मुतवज्जे हो जाएंगे आपकी तरफ। ये रेडीनेस है। एक्सरसाइज ये है कि जो आपने पढ़ाया आप उनको ड्रिल के लिए, प्रैक्टिस के लिए वही काम दे दें, ठीक है। और इफेक्ट ये है कि आपने बच्चे से कोई काम आपने उसको सिखाया, समझाया, पढ़ाया, आपने उसे सुन लिया, उसने सही जवाब दिया, आप उसको अप्रिशिएट कर लें जी। सर जी सर एक क्वेश्चन। जी सर आपने जो कहा था ना कि जो अप्लाई करना है मतलब 15 के बाद करना है, तो सर अब हरम की पूरी 2 छुट्टियां जब आ जाएंगी ना तो उसके सर्विस इशू हो जाएगा, तो तकरीबन वो 18 और 17 डेट बन रही है। कोई मसला नहीं है, हम आपको देखें आप मुहर्रम से एक दिन पहले कर लें, 8 तारीख को कर लें। बस मैं ये कह रहा हूँ कि कम अज कम ना जो फर्स्ट 200 साथ है आप, ये 102 सीट्स हैं, तो तकरीबन जो है ना उन्होंने 500 लोगों को, मतलब ये है कि वो शॉर्ट लिस्ट करना है, 500-600 लोगों को, 600 कर लेंगे शायद। तो आपका जो नाम है ना मेरे स्टूडेंट का, वो एटलीस्ट 100 प्लस में जाए, ताकि हमें पहले 2-3 दिन जो इंटरव्यूज़ हो ना, 25 इंटरव्यू एक दिन में हो जाते हैं, तो वो जो पहले 3-4 दिन के उनके एटलीस्ट हमारे पास 2-3 इंटरव्यू भी आ गए ना उनमें से, तो फिर हमें एक ट्रैक मिल जाएगा कि हमने इंटरव्यू को ऐसे तैयार करना है। राइट जी सर, ओके, थैंक यू सर। सर आप बोलेंगे? जी क्या पूछा आपने?